सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया। और सेनेट इंतखाबात के लिए अब तमाम सियासी जमातें मुतारिक हो चुकी हैं और हुकूमती जमातों को अब अददी तौर पर अक्सरियत मिलने जा रही है सेनेट में। और उसकी वजह यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उनकी मखसूस नशस्तें नहीं मिल सकें, अदालती फैसला भी उनके खिलाफ आया। तो अब इसका सीधा फ़ायदा तमाम हुकूमती जमातों को होगा। उनकी मखसूस नशस्तें भी उनको जब अलॉट हुई हैं तो फिर जाहिर है कि अब सेनेट में भी ज़्यादा सेनेटर्स मुंतखब करवाने की वो पोजीशन में सामने आ जाएंगे। लेकिन अब जो दो इस वक्त मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनमें आहिस्ता आहिस्ता चंद एक मामलात पर कुछ इख्तलाफात की आप खबरें कह लें या फिर कुछ मामलात पर दोनों की सोच को अलग अलग कह लें, तो इस तरह की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं। जिस तरह प्राइवेटाइजेशन के इशू पर ये एक मामला सामने आया जब PI और दीगर इदारों को प्राइवेटाइज करने की बात वज़ीर ख़जाना की जानिब से की गई, तो उस पर एक फौरी रद्दमल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी सामने आया। अब इस पर क्या कोई दरमियानी राह निकल सकती है? चूँकि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट पर ही इस वक्त ये हुकूमत कायम है। पीपल्स पार्टी को नाराज़ करके हुकूमत के लिए चलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो अब पीपल्स पार्टी कब तक सपोर्ट करेगी और हुकूमत आगे किस तरह से जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मामलात हैं उनको कैसे बेहतर करेगी? सियासी तौर पर मुफाहमत के साथ आगे बढ़ने की बात हुकूमत ने की है, तो क्या अपोजिशन को भी मुख्तलिफ चीज़ों में ऑन बोर्ड लिया जाएगा आहिस्ता आहिस्ता? क्या सूरत हाल आगे बनेगी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। शेख रोहेल असगर साहब मुस्लिम रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अभी नून लीग के तमाम मामलात सेट चल रहे हैं या फिर ये प्राइवेटाइजेशन के इशू पर जो एक दो बयानात सामने आए, दोनों की राय अलग अलग है, तो आगे चलकर मामलात कुछ तल्ख या कशीदा भी हो सकते हैं आपकी नजर में? पता नहीं, मैं तो नहीं समझ सका पीपल्स पार्टी का। खैर, मैं बहुत पहले से ये बात कर रहा हूँ कि एक बड़ा अननेचुरल सा एक अलायंस है। दोनों की सियासत बल्कि मुख्तलिफ है, एक दाएं तरफ है एक बाएं तरफ है लेकिन चूंकि मामलात ऐसे थे इसलिए इकट्ठे होना पड़ा है। अब जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात है, तो अगर आप 2008 का इनका निकाल के देख लें पीरियड, तो प्राइवेटाइजेशन का महकमा तो उस वक्त भी था और काम भी हो रहा था। और फिर अगर आप 2000 ये मेरे ख्याल में शायद 17 की बात है या 16 की बात है, तो जब 16 माह की हुकूमत थी उस वक्त गुजरा थे, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन तो था। अब यहाँ पे किसको, अब पता नहीं कौन से वोटर हैं जिनको खुश किया जा रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। मेरी समझ से बात है बहरहाल मेरा मानना ये है कि कोई भी जमात हो, चाहे वो PTI है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है, उनको मेरे ख्याल में अपने मुल्क और मुल्क के अवाम के लिए सोचना चाहिए। अब बस काफी हो गई आपस की ये खींचातानी और शोर शराबा। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया कि अब पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो आपके सामने है, चारों तरफ से आपका दुश्मन आपको घेरे हुए है और आपको समझ ही नहीं आ रही करना क्या। इकोनॉमिकली आपकी हालत बेहतर नहीं है और अंदरूनी तौर पर भी अब मामला खराब से खराब हो रहे हैं। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि जब आप कमजोर होते हैं तो फिर आपका दुश्मन आप पे हमला करता है। अब देख लीजिए, थोड़े दिन पहले एक जो वाकया हुआ दहशतगर्दी का, वो भी आपके सामने। IMF मुंह खोल के बैठा हुआ, वो भी आपके सामने, बाकी मामला भी आपके सामने है। पर अगर इस वक्त भी आप अपनी लड़ाइयाँ लड़ते रहेंगे, अगर अपने सियासत को आप अपना ओना बिछोना और अपनी अना का मामला बना लेंगे, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़। मैं आप क्या कह सकता हूँ, फिर लोगों का किसी एक सेक्टर में भी अगर कहीं परफॉर्मेंस खराब होती है या मामलात खराब होते हैं, तो उसका मलबा नेचुरली मुस्लिम लीग नून पर आएगा। चूंकि जाहिर है इस वक्त ऑप्टिक्स के तौर पर तो मुस्लिम लीग नून ही इस वक्त हुकूमत में सबसे बड़ी जमात के तौर पर, सबसे बड़ी स्टेक होल्डर के तौर पर। तो पॉलिटिकली अभी कितना बड़ा चैलेंज है मुस्लिम लीग नून के लिए कि एक ऐसी स्प्लिट हुकूमत जिसमें मैंडेट डिवाइडेड था उसकी जिम्मेदारी ले ली है, उसमें पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी स्टेक होल्डर है मुल्क की वो शामिल नहीं है अमली तौर पर। तो एक ऐसी हुकूमत को चलाना, क्या ये एक मजबूत हुकूमत कहला पाएगी? और जो इस वक्त चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के, उनको फिर ये अबूर करने की सलाहियत रखती है? देखिए, पहली बात तो यह, किसी को तो ये बोझ उठाना ही है ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी उठाए या नून लीग उठाए या PTI उठाए, किसी ना किसी को तो ये बोझ उठाना है।
इस मुल्क को आपने तरक्की के रास्ते में डालना ही है, तो उसके लिए मेरा ख्याल शायद मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये बात आपकी ठीक है, हुकूमत में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है मेरे ख्याल में कि हुकूमत को अपना सर नीचे करके मेरा ख्याल है कि हुकूमत को अपना सर नीचे करके फोकस करना चाहिए जो बुनियादी मसाइल हैं उनकी तरफ, और बुर्दबारी से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से अपने आप को दुरुस्त रास्ते की तरफ, दुरुस्त सिमत की तरफ लेके चल रहा है। हाँ, अगर दुरुस्त सिमत आ जाए या रास्ता ठीक हो जाए तो फिर उसमें उम्मीद बन जाती है कि कल आने वाला जो है वो शायद दुरुस्त हो जाएगा। इसलिए मेरे ख्याल में ये बड़ी अहम और बड़ी मुश्किल मामलात हैं, लेकिन बहरहाल हम तो दुआ कर सकते हैं इसलिए कि उम्र के इस हिस्से में शायद कि हमारा ओढ़ना बिछोना पाकिस्तान ही है, तो पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। इसलिए मैं अक्सर वक्सर ये कहता आपको पाया जाऊंगा कि अपनी अपनी अना को, अपने अपने मफादात को जरा अगर थोड़ी देर के लिए आप पसे पुश डाल दें तो बैठ के पाकिस्तान के लिए सोच लें, तो मेरे ख्याल में शायद ज़्यादा बेहतर होगा और आप उस मुश्किल से भी निकल जाएंगे। सही। और शेख साहब, जब ये बात आप करते हैं कि अना और अपने ज़ाती मफाद को साइड में रखने की, तो फिर उस वक्त आप तकरीब तमाम ही जमातों को बिला तफरीक बात कर रहे हैं, अपोजिशन को भी फिर आप ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, उनसे भी फिर मुफाहमत का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, चूँकि उधर भी नंबर बहुत ज़्यादा हैं और अब वो पूरी तरह तैयार हैं कि सिर्फ असम्बली के अंदर ही नहीं बल्कि असम्बली से बाहर भी हुकूमत को टफ टाइम देने की अब वो नीयत रखते हैं, इरादा भी कर चुके हैं, और एहतजाज की आप देखें अब तारीखें भी सामने आना शुरू हो गई हैं। मैं वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये कोई अच्छी शुरुआत नहीं है। बहरहाल उनका अपना एक अंदाज है, अपना एक तरीका है। बहरहाल एक दफा वो एहतजाज करके देख चुके हैं, जो 9 मई का था। पता नहीं किस सियाने ने उनको ये मशवरा दिया था कि ये इस किस्म के काम करने के लिए, अब आइंदा भी अगर ऐसा काम करते हैं तो मेरे ख्याल में वो अपनी साख को खराब करेंगे। मेरा ख्याल है, आप वो बेहतर समझ चाहिए, मेरे कहने से वो रुक थोड़ी जाएंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अवाम अब थक गई है यार, बस करें। आप उनके लिए सोचेंगे, अब हर रोज यही काम करते रहेंगे, अगर आपको हुकूमत नहीं मिलेगी तो आप एहतजाज करना शुरू कर देंगे। आप आपका सेन और सोच ये होगी कि अगर हम नहीं तो फिर कोई भी नहीं, तो ये ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है, ना इस जमहूरी अमल के लिए ठीक है और ना ही मुल्क के लिए ठीक है और ना ही अवाम के लिए ठीक है। मैं इसलिए बार बार ये कहता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए, बस करें, बड़ी हो गई है। तो शेख साहब, थोड़ा सा इदारों को भी अपने तौर पर मुतारिक होना चाहिए ना। इलेक्शन कमीशन से उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, इलेक्शन के नताइज को वो तस्लीम नहीं कर रहे थे, बहुत लंबा वक्त लिया इलेक्शन कमीशन ने भी नताइज को पब्लिश करने में, उसका ऐलान करने में, और फिर जो बाद में उनकी जो डिस्क्रिपेंसीज थी उनको कंसीडर भी देर से किया गया, अब तक उनके मुकम्मल तौर पर नताइज भी नहीं सामने आ सके। नहीं, बस मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता हूँ। देखें, बात यह है कि मौलाना साहब शोर मचा रहे हैं जी, धांधली हो गई KPK में, तो इसका मतलब KPK में तो PTI है, तो PTI ने धांधली की होगी। PTI शोर मचा रही है जी, पंजाब में धांधली हो गई, फिर सिंध में DDA शोर मचा रही है, वहाँ में धांधली होगी। बलोचिस्तान वाले में परमिशन बचे हुए हैं, लेकिन वहाँ में भी इक्का दुक्का तो है ही है। असल पे मजाज ये हो गया हुआ है कि हम सिर्फ जीतना चाहते हैं, हारना तो हमें एक आखिरी बात, और ये हमारी शिस्त में नहीं है। हार देखना हमारी शिस्त में नहीं है, लेकिन यार ये कुछ तो करना पड़ेगा। इस वक्त जो हालात है, शेख साहब, दिलचस्प बात यह है कि जो जमातें अभी हुकूमत में शामिल हैं, जब तक हुकूमत नहीं बनी थी उस वक्त ये भी धांधली की बात कर रही थी। कराची में MQM और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को के मैंडेट को जाली कह रहे थे, लेकिन जब हुकूमत में शामिल हो गए तो फिर वो शोर खत्म हो गया। तो मतलब अपोजिशन में तो इलेक्शन काबिल कबूल नहीं है और हुकूमत में आ जाए तो काबिल कबूल हो जाता है। जरूर, मैंने इनडायरेक्टली तो आपको यही बात की है ना, हम डायरेक्टली बल्कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली बात की है कि हम सिर्फ जीत चाहते हैं। सड़कों पे जाने से या तशद्दुद की सियासत करने से या उस किस्म के मामलात को उछालने से तो मामला दुरुस्त नहीं होंगे। अब स्टेट ने तो अपना काम करना है। अगर आप ये काम करेंगे, अगर आप इमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो स्टेट तो हरकत में आएगी जी। तो मेरे ख्याल में इस बात को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए और इस बात को आप अपने फोरम पे डिस्कस करें। सही। आपको कौमी असेंबली में अल्लाह ने इज्जत दी है, आप उस अपनी उस चीज को इस्तेमाल करें और वहां पे जाके अपना काम करें, और काम करने के साथ साथ अपना जो है आपका दिल में है जो भड़ास वहां पे निकाल दीजिए।
और उसका भी एक तरीका है। मजहब कौमें या मजहब लोग जो है वो भड़ास भी बड़े तरीके से निकालते हैं, मजहब तरीके से निकालते हैं। तो ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह करने से आपको कोई फायदा पहुंचा, या आप ये समझते हैं कि माजी में ऐसे काम करने से आपको फायदा पहुंचा, तो जरूर कीजिए। आप कहाँ रुकेंगे, मेरे कहने से रुक जाएंगे आप। माशाल्लाह बड़े समझदार लोग हैं, एक पूरा अंबार है उकला हजरात का, जो बड़े समझदार हैं, बड़े जी दानिशमंद हैं। तो मेरे कहने से या आपके कहने से फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। शेख रोहेल असगर साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि अपोजिशन को भी अब अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश डालकर मुल्क के वसी तर मफाद में मफाहमत के साथ आगे बढ़ना होगा। अब जो हुकूमत की दीगर इत्तेहादी जमातें और फिर खुद अपोजिशन इस बारे में क्या सोच रखती है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अहमद उवैस साहब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो हसन मुर्तज़ा साहब, मुस्लिम लीग नून मुफाहमत चाहती है, आपकी जमात भी मुफाहमत चाहती है और तमाम स्टेक होल्डर्स को आगे लेकर आप हुकूमत को चलाना चाहते हैं, आपकी भी पूरी सपोर्ट हुकूमत को हासिल है। अपोजिशन को किस तरह से ऑन बोर्ड लेंगे? जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनके, अभी अहमद उवैस साहब उस पर रोशनी भी डालेंगे और ज़ाहिर है कि जब तक बकौल इनको इनका हक नहीं मिल जाता तो उस वक्त तक ये सिस्टम के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे। तो कैसे आपको इनको साथ लेकर चलना है आगे? बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल मुफाहमत की जो बात की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पॉलिसी है कि मुफाहमत के साथ चला जाए और जो मुल्की चैलेंजेस हैं उनको मुफाहमत के ज़रिए ही हल किया जा सकता है। तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। जहाँ तक अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात का ताल्लुक़ है, मैं तो कई दफ़ा ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस पे एक कमीशन बन जाए जो इसकी तहकीकात करे। उनके तहफ़्फ़ुज़ात संगीन भी हैं और उनको एड्रेस करना भी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन चोरी होना ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुए, ये 2018 में भी हुए थे। उस वक्त इसलिए सारे खामोश थे कि उस वक्त बेनिफिशरी तहरीक इंसाफ थी। ये 2013 में भी हुए थे, उस वक्त वो सारों को हज़म हो रहा था कि उस वक्त वो PMLN बेनिफिशरी थी। तो हम ये कब तक देखते रहेंगे? ये बिल्कुल वो उनकी जायज़ बात है कि ये नहीं होना चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। हम बात तो करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की, लेकिन वो किसको मिलती है, कब मिलती है, उस समझ से बालातर है, कभी भी नहीं हुआ। और इस दफ़ा के तो जो है वो इंतहाई मतलब है कि हर आदमी जो है वो उस पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता है, तो इसलिए उसका एड्रेस होना ज़रूरी है। और हसन साहब, हुकूमत में रहते हुए, ये नहीं है कि आप अपना नुक्ता जरूर मुकम्मल कीजिएगा, लेकिन हुकूमत में रहते हुए आप लोग अमली तौर पर तो पार्ट नहीं है, सपोर्ट आपने की है, तो आप भी तो ये डिमांड कर सकते हैं इस कमीशन की। अपोजिशन ही ये डिमांड क्यों करे? आप लोग भी मुस्लिम लीग नून से कह सकते हैं कि ऐसा एक कमीशन बना दें। नहीं, मैं तो नहीं कह रहा कि अपोजिशन डिमांड करे, मैं तो अपनी तरफ से डिमांड कर रहा हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है कि ये होना चाहिए। अपोजिशन भी हमारे भाई हैं ना, हमारा हिस्सा है। उनका एक अपना नैरेटिव ज़रूर है कि वो ये चोर कहें, डाकू कहें, गाली दें, वो उनकी अपनी ज़ात तक का है, वो कर सकते हैं, करना उन्हें भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो करते भी रहें तो इसके बावजूद जो है वो हम सारों को ये देखना चाहिए कि एक आदमी को अगर तकलीफ़ हो रही है तो वो हमारा हिस्सा है ना, हमारी सोसाइटी उनके बगैर नहीं चल सकती, हमारे बगैर नहीं चल सकती। हम सारे इकट्ठे होंगे तो मुआशरे के अंदर इंसाफ भी होगा, मुआशरे के अंदर अमन भी होगा, मुआशरा तरक्की भी करेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि मफाहमत के साथ साथ इन चीज़ों को भी एड्रेस करें और इन चीज़ों के लिए हमें ये सिस्टम रोकना नहीं चाहिए, इसको डीरेल नहीं करना चाहिए। हम क्यों तीसरी किसी कुव्वत को ये दावत देते हैं कि वो आए और हमारा निज़ाम ठीक करें? ये पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया है, सियासतदानों ने इसे ठीक करना है, सियासतदानों ने ही इसे चलाना है। सही। तो जैसे जैसे हमारा ये सिस्टम मजबूत होता जाएगा, फुल प्रूफ होता जाएगा, उसमें से खुद ब खुद जो खामियां हैं, जो बुरे लोग हैं, वो खुद ब खुद निकलते रहेंगे और सिस्टम बेहतर हो जाएगा। बाकी मुआशरों में भी ऐसे ही है। सही। कौन सी ऐसी तहजीब है जो शुरू से ही वो बड़े कोई फरिश्ते पैदा हो गए? बिल्कुल सही। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हसन मुर्तज़ा साहब से और अहमद उवैस साहब से मजीद गुफ्तगू करेंगे।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद उवैस हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अनाउंस कर रही है, डिमांड कर रही है कि एक ऐसा कमीशन बने जिसमें फिर तमाम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात एक ही बार दूर हो जाएँ, ताकि पहले जो कुछ होता रहे उसी पर अगर हम बैठे रहेंगे तो फिर ये निज़ाम सिस्टम आगे कैसे चलेगा। अहमद साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हसन साहब ने बड़ी अच्छी बात की है और मेरे ख्याल में कोई भी अच्छी बात कहता है तो कतई नज़र क्रॉस द पार्टी लाइन उसको सराहना चाहिए और उसमें एलिमेंट ऑफ विजडम मौजूद है। देखिए, जब भी मामलात हमारे सेटल होंगे, आपस में बैठ के सेटल होंगे, तो वहाँ पे कोई ना कोई ज़ाब्ता बनाना पड़ेगा आपको, एक रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस पॉइंट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशन। और अहमद साहब, जैसे ही गवर्नमेंट ये जुडिशल कमीशन का ऐलान करती है, अनाउंस करती है इसको, तो फिर जो आप लोग के एहतजाज हैं असम्बली के अंदर, असम्बली के बाहर, जो मुख्तलिफ डेट सामने आ रही हैं, वो फिर वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर यही अब देखना ना कि ऐलान किस तरह से कर रहे हैं। बिल्कुल होगा, जब ये हमारी डिमांड है कि इसके मुतालिक जो काम किया जाए, और उसमें टाइम फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। कि अगर ये ख्याल ना हो कि ये मामला लंबा चलेगा तो फिर मामला जो है वो खराब हो जाएंगे। और देखिए ना, जो आदमी तकलीफ में होता है, दुखी होता है, और जिससे ज्यादती हुई होती है ना, उसके लिए कोई मैनरिज्म नहीं होता। सही, ये तो सब सोसाइटी जो फ्लरिश कर रही होती है और अच्छे अंदाज में चल रहे होते हैं, वो खुशहाली होती है, तो वहाँ मैनरिज्म भी आ जाता है, वहाँ फैशन भी आ जाता है, वहाँ तहजीब भी आ जाती है। सही, तो ये सारी बातों का ख्याल करना। लेकिन अब देखना ये होगा अहमद साहब कि ज़ाहिर हुकूमत कन्विंस है या नहीं। तो हसन मुर्तज़ा साहब, क्या हुकूमत के सामने, यानी मुस्लिम लीग नून के सामने, जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है हुकूमत की, उनके सामने ये तजवीज़ आप लोग की जानिब से रखी गई है, उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई है, उनका इस पर क्या इस वक्त स्टांस है? देखिए अहमद साहब, ये एक चीज़ तो जो है वो मेरे ख्याल है तमाम स्टेक होल्डर्स इस सुराख से बारी बारी डसे जा चुके हैं, और अब सारों को ये इदराक हो गया है कि ये रास्ता बंद होना चाहिए, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे में राब्तों का फुकदान है, हमारी मीडिया मैसेजिंग होती है, हमारा वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है, हम एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं हैं। हम जो सियासतदानों वाली एक रवादारी, एक वज़ादारी, एक रख रखाव होता था, हमारा इंटरेक्शन होता था, मैं खुद हम एक दूसरों के दुख सुख में जाया करते थे। आज हम बिल्कुल बंद गली में खड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते, हम इकट्ठे बैठ नहीं सकते, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि इनके बच्चों के रिश्ते कैसे होंगे। ये बातें करने वाली नहीं है, हमें इनसे हटना होगा। यकीनन उसमें पीपल्स पार्टी जो है वो लीडिंग रोल प्ले करेगी, और हमेशा की है। जब भी कोई डेडलॉक आया है, जब भी हम बंद गली में गए, पीपल्स पार्टी ने अपना आईनी किरदार अदा किया है। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर ये तमाम स्टेक होल्डर इस बात पे आ जाएं कि हमें ये हल करना है, तो पीपल्स पार्टी उसमें लीडिंग रोल में होगी और हम बात शुरू करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ का एहसास, जो आज जैसे अहमद भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि जो इदारे हैं उनको अपनी आईनी हदूद में रहते हुए काम करना होगा। अगर कोई चीफ जस्टिस किसी कोर को लीड नहीं कर सकता, तो किसी चीफ जस्टिस का ये काम भी नहीं है कि वो लोगों के आईडी कार्ड चेक करता फिरे, वो लोगों के बैगेज चेक करता फिरे। क्या करता रहा है साकिब निसार? हर चीज़ पे 100 मोटो लिया होता था उसने। एग्जेक्टिव को कौन सा काम करने दिया है? इफ्तिखार चौधरी की तारीख उठा के देख लें, उसने क्या किया है। पार्लियामान की सुपरमेसी को तस्लीम करना होगा, हर इदारे को करना होगा। बेशक वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, लेकिन पार्लियामान की जो सुपरमेसी है उसको यकीनी बनाना हमारे लिए जरूरी है। बड़ा अच्छा ये जस्टर है कि आप दोनों होगी तो सियासतदान की इज्जत होगी। इख्तिलाफी नज़रिए के बावजूद एक दूसरे की मुनासिब तजावीज़ को और बातों को अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन क्या एक कमीशन से ये मसला हल हो जाएगा? चूँकि मसला सिर्फ नताइज के इंतखाबात के नताइज का नहीं है, अब ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से दूसरी जमातों को वो सीटें अलॉट की गई जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मुताबिक उनकी सीटें थी, उनका हक था, ये मामला कैसे फिर हल होगा? ज़ाहिर है ये तो एक बिल्कुल अलहदा और टेक्निकल इशू है। देखें अरबाब साहब, गुजारिश इतनी है कि हमारे इदारे मौजूद हैं। हमारे अगर अदलिया से बेहतर तशरीह कौन कर सकता है आइन की?
मैं कहता हूँ अदलिया ने ज़्यादती कर दी होगी, लेकिन उसका मतलब क्या है कि हम सड़कों पे आ जाएं, हम तोड़ फोड़ और इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने की बात करें? इस तरह नहीं होता। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो सदमा बर्दाश्त करने के बावजूद अदलिया पे पत्थर फेंका? नहीं फेंका। हम MRD की तहरीक में असगर खान के साथ बैठे, वो असगर खान जो कहता था कि मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद को कोआला की पुल पे उल्टा लटका दूंगा, मैं फांसी दूंगा, उसी के साथ बैठ के हमने बालिया जमहूरियत की तहरीक चलाई। देखिए, हमें अपने खोल से निकलना होगा, हमें अपनी ज़ात को बलाए ताक रख के हमें आइन की सरबुलंदी के लिए जद्दोजहद करनी होगी। और कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आएगा जहाँ पे हम सारों को ये समझ आएगी और हम करेंगे। सही। लेकिन उस वक्त तक क्या देर नहीं होगी। बिल्कुल। तो आज कहते हैं कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, आप इसका फैसला किसने करना है? अदालत ने करना है ना। और अदालत अगर उसका फैसला इनके हक में करती है, ठीक है, अगर दूसरों के हक में करती है तो वो भी तस्लीम करना चाहिए। हमें किसी जगह खड़े होना चाहिए। हम इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं है कि हम सड़कों पे आए। हाँ, हमारा पुरअमन प्रोटेस्ट है, हम उसका एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, बाकी चीज़ें हम अदालतों पे छोड़ें, इदारों पे छोड़ें। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूँ जी कि हम इन बहरानों से निकलेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर निकलेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर सियासी तलखी और कशीदगी में कमी लानी होगी। अब अहमद साहब, एक ही अदालत पेशावर हाईकोर्ट जहाँ से आपको बल्ले का निशान वापस मिलता है, तो उस अदालत की वाह होती है, उसके फैसले की तारीफ़ होती है। और उसी अदालत से जब टेक्निकली आप लोगों को मखसूस नशस्तों से महरूम करने का फ़ैसला आता है, इलेक्शन कमीशन के फैसले की तायद होती है, तो फिर वहाँ पर उस फैसले पर तनकीद होती है। तो एक अदालत से जब आप लोगों को एक फ़ैसला हक़ में आया, उसको आपने इंसाफ की फ़तह का, तो दूसरे फैसले पर एतराज़ आप लोगों की तरफ से सामने आ रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, बात ये नहीं है। फैसला जब दो पार्टी से कोई भी केस में अदालत के सामने होती है, तो जाहिर किसी एक के हक में फैसला आना होता है। तो अब जब फैसला एक के हक में आएगा तो दूसरा उस फैसले को गलत कह सकता है, या उसके मुख्तलिफ उसके पहलू को, उसके मुख्तलिफ क्लॉजेस जो हैं, उसकी पैराग्राफ्स जो हैं, उसमें के लीगल पॉइंट्स के ऊपर उसके ऊपर तनकीद हो सकती है, कोई बुरी बात नहीं है। और उससे बड़ी अदालत इसीलिए रखी हुई होती है कि वहां जाके उसको वो कमी को पूरा करके भी देख लो। हमें ये बड़ी अच्छी बात अभी हसन साहब ने जो की है, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। जब हर कोई अपने अपने दायरे अख्तियार से बाहर नहीं निकलने के काबिल होगा और उसको अदालत आइन की सुपरमेसी को हर कोई एक्सेप्ट करेगा। अब देखिए ना, आइन तो ये कहता है कि आर्म फोर्सेस का जब ओथ होता है तो उसमें हर ऑफिसर ये ओथ उठाता है, ठीक है, कि I will uphold the Constitution of Pakistan and I will preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan and I shall not indulge myself in politics. अब ये डेविएशन जो है, ये जब वायलेशन ओथ की होगी तो ये कितना बड़ा जुर्म है। ठीक है, चले, पॉइंट आपका आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, हसन मुर्तज़ा साहब, दोनों मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी। ज़ाहिर है सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही मौशी इस्तेहकाम आएगा, और मौशी इस्तेहकाम के लिए इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कोशिशों में मसरूफ़ है। IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और उम्मीद यही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। पाकिस्तान को स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तीसरी किस्त मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो फिर पाकिस्तान में मौशी तौर पर क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौशियात खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो खाकान साहब, IMF का जो इस वक्त वफ्द आया हुआ है, उसको एक रोज़ की तौसी हो गई है अब उन डायलॉग्स में। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या जो मुकर्ररा 4 रोज़ से पाकिस्तान उसमें कन्विंस नहीं कर सका तीसरी इंस्टॉलमेंट के लिए IMF को, ये एक रोज़ की तौसी से क्या कुछ शकूक व शुबात पैदा हो सकते हैं? अरबाब साहब, इसको इस तरह समझे ना कि एक तो ये शॉर्टन्ड विजिट था, नॉर्मल विजिट 8-9 दिन का होता है, ये शॉर्टन था। आई थिंक पहले जो बाकी चीज़ें हैं उन पे बातचीत हो गई होगी, नंबर्स देख लिए गए होंगे, बट जब भी फिर फॉर्मल गुफ्तगू होती है जिसमें एक टेक्निकल लेवल की गुफ्तगू होती है और फिर पॉलिसी लेवल की गुफ्तगू होती है। सो टेक्निकल लेवल पे डिस्कस होता है क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद मैच नहीं कर रही विद द फ्रेमवर्क जो कि डिस्कस हुआ था। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो दिसंबर तक के टारगेट्स हैं वो अगर मेट भी हैं तो एक आधी बात ज़रूर ऐसी है जो आपको नज़र आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने स्टेट बैंक का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पहले 6 माह में ही ले लिया है
तो आपको ये दिखाई देगा कि फिर अगले 6 माह में हो सकता है आपके ओवरऑल नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो हैं वो उस तरह से ना बढ़ें। तो IMF आपसे पूछेगा कि आपका इसके बारे में क्या इज़हार ख्याल है। फिर आगे चलें तो आप देखेंगे कि 600 अरब के हमने प्रोविंशियल सरप्लस लेने थे, नज़र ऐसा आया कि बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कई जगह पे दिखाई दी प्रोविंसेस में, स्पेशली पंजाब में। तो फिर IMF आपसे डिस्कस करेगा कि अगर ये 600 अरब की सरप्लस नहीं आती तो कैसे चलेंगे। फिर IMF आपसे डिस्कस करेगा कि फरवरी के नंबर में ओवरऑल तो आपने पहले 7 माह का टारगेट मीट कर लिया है, बल्कि 8 माह का फरवरी तक, बट आपका जो पहले फरवरी का 33 अरब और उससे पहले बल्कि चले जाएं जनवरी का भी कुछ शॉर्टफॉल दिखाई दे रहा था। तो अगर ये शॉर्टफॉल आता है तो उसको कैसे पूरा करेंगे। अब ये मैं इसलिए चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये हैं वो टेक्निकल चीज़ें जो डिस्कस होती हैं। फिर ये डिस्कस होना ज़रूरी है कि अगले जो पूरे 4 माह हैं उसमें क्या क्या इनकमिंग फ्लोज हैं और उससे कैसे आप अपना जो 8 अरब इस वक्त का आपका स्टेट बैंक का ज़खायर है उसको 9 अरब पे लेके जाएंगे, जो बातचीत हुई थी। फिर एक हमने ये तय किया था कि जनवरी 2024 तक आप ऐसा करेंगे कि आप रिटेलर्स को नेट में लाने के लिए कैंपेन शुरू करेंगे। आई थिंक वो कैंपेन शुरू नहीं हुई, तो उस पर क्या करेंगे। फिर 2 इस वक्त कीमतें जो हैं वो बढ़ने वाली हैं, जिसमें एक बिजली की कीमत की रीबेसिंग आने वाली है और गैस की। इनके होते हुए आपने देखा कि 146% की सुई कंपनीज ने एक दी है ओगरा को, तो फिर उस पर क्या करेंगे। तो ये सब वो बातें हैं जो डिस्कस होनी है। तो इसमें कई भी वक्त लग जाता है, पर मुझे कभी उम्मीद है कि आज रात जो है ये इख्तिताम को पहुंच जाएंगे और हमें स्टैंड बाय अरेंजमेंट के जो 1.1 या 2 अरब डॉलर हैं ये मिल जाएंगे, क्योंकि अप्रैल 12 तक ये प्रोग्राम कंप्लीट होना है और फिर हमने एक नए प्रोग्राम की डिस्कशन करनी है। तो ये एक ओवरऑल तनाजुल है जिसमें गुफ्तगू आई थिंक हो रही है। और खाकान साहब, ये जो 1.1 अरब डॉलर मिलना है, ये कितने टाइम तक ये ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर ये पाकिस्तान को थोड़ा सा वक्त फराम कर देगा? चूँकि हम ऑलरेडी 2 रोल ओवर्स पर जा चुके हैं, चाइना और UAE अपने अपने कर्ज को रोल ओवर कर चुके हैं और फाइनेंस मिनिस्टर हमारे बता चुके हैं कि वो रोल ओवर्स नहीं करना चाहते। वो शायद उनका इशारा ये हो कि वो IMF प्रोग्राम्स को ख़त्म करना चाहते हैं या पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते हैं, या इस IMF प्रोग्राम को शायद वो लास्ट प्रोग्राम कंसीडर करें। तो कुछ ऐसे स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे कि ज़रा इकॉनमी को हम बेहतरी की जानिब भी ले जा सकें। तो अरबाब, आपने ज़बरदस्त बात सामने रखी है। एक तो यह कि रोल ओवर्स तो अभी हमें 9 अरब डॉलर के हैं इस साल के, वो भी लेने पड़ेंगे, पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। मेजर रोल ओवर्स उसमें से हो गए हैं। मेरा ख्याल है एक ही रोल ओवर आखिरी है जो रह गया 1.1 बिलियन डॉलर का। अगले साल तक का ये रोल ओवर हो जाएगा। इसी तरह कुछ और रकूम चाहिए, मेरा ख्याल है 3-3.5 अरब डॉलर और चाहिए, ताकि हम FY24 में जो हमें टोटल 25 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट थी, जिसमें करंट अकाउंट के पैसे प्लस जो पैसे हमने वापस करने थे, रीप्रोफाइल करने थे, यानी कि रोल ओवर करने थे, वो सब कंप्लीट हो जाएं। अगर ये सब ऐसा ही होता है तो जो अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, इसका जो कवर है, यानी कि जो अम्ब्रेला है जिसमें रह के आपने कंफर्टेबली पूरा करना है, वो FY24 की फॉरेन फंडिंग जो है वो पूरी हो जाएगी। फिर आपने ये देखना है कि जो अगला साल है उसकी जो फाइनेंसिंग है, जो तकरीबन 21 अरब 22 अरब डॉलर मेरा ख्याल है बनती है, जिसमें मल्टीलैटरल्स के पैसे हैं, बायलैटरल्स के हैं, बायलैटरल्स के डिपॉजिट्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं। ये सब रकम जो है आपने फिर इकट्ठी करनी है। सो उसके लिए फिर आपको IMF की अम्ब्रेला दरकार है, क्योंकि ऑन आर ओन तो हमारे फ्रेंड्स शायद इतना तैयार नहीं होंगे। पर याद रखिए कि मैंने बार बार कहा है कि आपको पाकिस्तान के डेट जो कि सस्टेनेबल है, अगर हम सही एडजस्टमेंट्स करते चले जाएं, उन एडजस्टमेंट्स के लिए एक टीम तैयार करके उस एडजस्टमेंट्स पे जिस मद में मैंने अभी पैसे आपके सामने रखे हैं जी, जो टोटल प्रिंसिपल है, जो टोटल इंटरेस्ट पेबल है, उसकी एक रीप्रोफाइलिंग का काम करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अभी हमने 1 अरब डॉलर की अप्रैल में एक बॉन्ड पेमेंट भी करनी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 अरब डॉलर IMF से आएगा, उसी वक्त ये बॉन्ड पेमेंट होगी ताकि हमारे करंट रिजर्व पे भी प्रेशर ना आए। ठीक है। और शायद खाकान साहब, जब भी हम कोई डिस्कशन चल रही होती है IMF की और पाकिस्तान की और किसी नए प्रोग्राम के लिए, तो जो आवाम है, जो मासेज हैं, उस पर एक खौफ तारी हो जाता है कि अब शायद बिजली महंगी होगी, अब गैस भी महंगी होगी, अब पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा हो जाएगा, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ जाएगी। तो ये जब एक बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान आगे लेने जाएगा तो इसका मतलब कि ये एनर्जी टैरिफ्स भी बढ़ जाएंगे और महंगाई की एक नई लहर भी आ सकती है फिर मुल्क में। और बाबा, आपने बहुत ही अच्छी बात सामने रखी है, क्योंकि अवाम शायद बहुत ही हर वक्त खौफजदा होते हैं कि IMF के साथ एक प्रोग्राम की बात हो रही है। देखिए, कीमतें तो बढ़ने ही वाली हैं,
कीमतें गैस में खातिर खा अंदाज़ा है कि कीमत बढ़ने वाली है, जो हमने इस वक्त सुई कंपनीज को देखा है कि वो लेके गई हैं टैरिफ। बिजली की बहुत अर्ली इस वक्त गुफ्तो शनीद सामने आ रही है। एक तो हर महीने एक FPA सामने आ रहा है, पर एनुअल रीबेसिंग में भी कुछ पैसे बढ़ रहे हैं। अब इसके लिए तो मेरी बारहा गुजारिश है कि IMF तो इसका नहीं हमसे तकाजा करता है, बट डिटर्मिनेशन नहीं करता। ये डिटर्मिनेशन डिस्कोज और सुई कंपनीज लेकर जाती हैं, जब ओगरा और नेप्रा के पास तो वो करती हैं। मैं आने वाली हुकूमत से उम्मीद रखता हूँ कि वो काम कर भी रहे हैं कि वो पाकिस्तान की जो एनर्जी सेक्टर है उसकी तंजीम नौ करेंगे, ताकि पाकिस्तान में जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसको संभाला दिया जा सके। ये कतई तौर पे अब सस्टेनेबल नहीं है लोगों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए, हमारे एग्रीकल्चर के लिए। तो इसका तो सही जवाब जो है वो यही है कि जब तक अपनी तंजीम नौ नहीं करेंगे एनर्जी सेक्टर की, ये कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी नहीं लाई जा सकती। और ये एक तवीलुल मुद्दत प्रोग्राम होगा जिस पे हमें खुद काम करना है। मैं आखिरी कमेंट इस पे करना चाहता हूँ कि क्या IMF का जो प्रोग्राम है क्या वो तवीलुल मुद्दत होना चाहिए, कितने उस पैसों पर मुहित होना चाहिए। मैंने रिसेंटली जाकर एक एम्पिरिकल रिसर्च को देखने की कोशिश की है, एक डिटेल्ड एम्पिरिकल रिसर्च ऑन द IMF प्रोग्राम्स। उसमें मालूम ये पड़ा है पहले साल 2 साल में ही जो IMF कर सकता है आपके साथ वो कर जाता है, जिसका मतलब करंट अकाउंट को संभालना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को संभालना और इन्फ्लेशन को नीचे लाना है। तो इस पे अभी आई थिंक और सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब, हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब कार्रवाई अफगानिस्तान में की है, उसकी तफसीलात रखेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे। और अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड एक कामयाब कार्रवाई की गई और कलदम TTP के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया गया। और एक ऐसे मौके पर यह कार्रवाई हुई, पाकिस्तान ने अपना रद्दअमल दिया जब पाकिस्तान की जानिब से दूसरा फेज़ शुरू किया जा रहा था गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला का। और हम ये जानते हैं कि पहले फेज़ में कामयाबी के साथ रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान ने मिलकर 4 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन को अपने अपने मुल्कों की जानिब रवाना किया। और उस दौर जब ये खबर सामने आई दूसरे फेज़ की, तो फिर एक कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई पर पाकिस्तान ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। दफ्तर खारजा का इस पर यह कहना है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को बहुत अहमियत देता है और अफगानिस्तान में बाज़ अनासिर TTP की पुष्पनाही कर रहे हैं, उसकी सरबराही कर रहे हैं, उसको पूरी तरह से बैक कर रहे हैं। अब ये सिचुएशन इस वक्त खित्ते के अमन के लिए कितनी मुश्किलात लेकर आ सकती है और आगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इस पर हम गुफ्तगू करते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो पिछले 3-4 रोज़ में जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, इससे पाक अफगान ताल्लुकात पर क्या असर पड़ सकता है? कई बार पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत अफगानिस्तान को बता चुकी है कि ऐसे अनासिर वहाँ पर उस सरजमीन पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान में तखरीब कारी में मुलव्विस हैं। तो अब किस तरफ आप मामला को आगे जाता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त टेंशन तो बहुत हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान। और ये जो हम बार बार को कह रहे हैं कि जनाब आप अपनी सरजमीन, अपनी कमिटमेंट दिए कितनी मरतबा इंटरनेशनल लेवल पे भी कि आप अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अगर आप अपनी कमिटमेंट नहीं मीट करते हैं और आप कमज़ोरी दिखाते हैं और आप दहशतगर्द जो हैं उनको उन पर कंट्रोल नहीं करने में आप नाकाम हैं, तो दानिस्ता तौर पे या जैसे, क्योंकि रोग एलिमेंट्स तो हैं अफगान तालिबान गवर्नमेंट में जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इंडियंस के साथ मिलके वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में हंगामा जो है दहशतगर्दी का ये चलता रहे और पाकिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। तो प्रॉक्सीज हैं जिनको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर वो नहीं करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है ये कुछ अर्सा पहले भी कुछ स्ट्राइक्स हुई थी मेरे ख्याल जनरल बाजवा के दौर पे, और अभी अगर हुई हैं PF ने, तो ये तो बड़ा भरपूर रिस्पॉन्स था पाकिस्तान का और बिल्कुल फुली जस्टिफाइड था कि अगर आप पाकिस्तान की में अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट करेंगे तो फिर आप पाकिस्तान के दोस्त जो हैं वो नहीं हो सकते। जबकि पाकिस्तान ने क्या कुछ है अफगानिस्तान के लिए नहीं किया। हम यहाँ से उनको तमाम गंदम हम भिजवाते हैं, कमोडिटीज बाकी रोज़मर्रा की वो यहाँ से जाती हैं। अफगान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। गवादर से उनको उनके जो बाहर से सामान आता है, गुड्स आते हैं, वो हम अफगानिस्तान तक पहुँचाते हैं। अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वाया तोरखम एंड चमन वो कराची सी पोर्ट और गवादर के थ्रू है। तो जब हम आपको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को, आपके मुल्क को, तो और फिर क्यों आप पाकिस्तान के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ होने देते हैं? तो
तो मेरा ख्याल है ये रिस्पॉन्स ठीक था और मुझे लग रहा है कि आइंदा भी ये रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा पाकिस्तान एयरफोर्स का। और अब इस वक्त तो टेक्नोलॉजी हमारे पे इतनी एडवांस्ड है कि हमें शायद वो डबल फेंसिंग को क्रॉस करने की भी जरूरत ना पड़े। गो के इनके लोग तो इन्होंने और फारूक साहब ये कैसा मौका है कि जिस वक्त अब पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन का एक इनखला चल रहा है, चंद माह पहले इसका फेज़ 1 था जिसमें 4 लाख अफगानियों को वापस भेजा गया, अब इसके फेज़ 2 की एक डेडलाइन सामने आई थी, तो क्या इसका भी कोई कनेक्शन है? ये इसका रिएक्शन भी हो सकता है जो पिछले 2-4 रोज़ में कार्रवाइयाँ हुई हैं? नहीं हो सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि वो जनाब उनके लोग जो यहाँ पे थे वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे, वो स्मगलिंग में इन्वॉल्व थे, वो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, वो किलिंग और टारगेटिंग फॉर रैंसम जो है उसमें वो इन्वॉल्व थे, लोकल सारे जो क्राइम सिंडिकेट्स थे उसमें वो इन्वॉल्व थे। तो बिल्कुल मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक बड़ा जो केयर टेकर गवर्नमेंट में शुरू हुआ था फौज की सपोर्ट के साथ, बिल्कुल इसको तो हमने पहले दिन से इसको सपोर्ट किया, बल्कि हम तो पिछले 10 साल से हुकूमतों को कहते रहे कि जनाब आपने इन लोगों को यहाँ पे रखा हुआ इलीगली, ठीक है जो आए यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला के नीचे वो रजिस्टर्ड कैंप्स में रहते हैं या रजिस्टर्ड रेफ्यूजीज हैं, चलें उनका एक प्रोग्राम जो अपना वापस जाने का है वो यूनाइटेड नेशंस के मातहत है, वो भी बीच में एक स्टेक होल्डर है। लेकिन ये लोग जो इलीगल आए इन्होंने यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश कर दिए और पाकिस्तान की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए, स्मगलिंग और ये डॉलर्स और ये तमाम चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि वो तो बिल्कुल सही कदम है और अगर उस पर इनको गुस्सा है तो वो तो फिर मेरा ख्याल है वो भी जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जनाब ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान के अवाम सफ़र करें सिर्फ इसलिए कि आप जो लोग यहाँ के बैठे हैं वो आके ये तमाम क्राइम्स में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हों और इलीगल तरीके से। ये भी हमें पता है कि बिल्कुल हमारे लोग मुलविस थे नादर में आगे पीछे जिन्होंने इनको इलीगली ये शनाख्ती कार्ड और ये चीज़ें इशू किए, पासपोर्ट वगैरह। तो देखें ना हमने तो यहाँ तक इनको सपोर्ट किया है कि वो लोग जो अमेरिकन के निकलने के बाद 3 साल पहले जिन्होंने अप्लाई किया था यूरोप, अमेरिका और वहाँ पे पनाह लेने के लिए और वो लोग कुछ पाकिस्तान में आ गए थे, उनके चीज़ें प्रोसेस हो रही थी, जो फॉर्मेलिटीज है थ्रू दी फॉरेन एम्बेसीज इन इस्लामाबाद, हमने उनको वापस नहीं भेजा। तो चले ठीक है भाई, वो इस मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, हमने यहाँ तक उनके लोगों को फैसिलिटेट किया। तो फिर मैं ये कहूँगा हमने अपना पेट बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।